हाँ, सो छोटा सा 20 मिनट का फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने देखा, फिर सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो 3 इक्वल मासेस। यहाँ मुझे लग रहा है मुझे फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, इन लोग ने बताया है क्या, देखेंगे, करनी पड़ेगी तो करेंगे और क्या। हाँ चलो, एग्जाम्पल 7.2 क्या बोल रहे हैं, 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो पता ही होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल है। यस ओके, तो ये तीनों साइड इक्वल हो, वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस पे सेम मास रखे हुए हैं, m kg। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड g ऑफ द ट्रायंगल। जो सेंट्रोइड g है वहां पर हमने 2m मास रखा हुआ, हर जगह m रखा हुआ है, मतलब 10 kg रखा हुआ है, तो यहाँ सेंट्रोइड पे कितना रखा हुआ है, 20 kg, 2m जितना होगा उसका डबल। अच्छा, तो उसका क्या, अच्छा उसका व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास, मतलब ये मास के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा। देखो मल्टीपल मासेस आ गए तो सब लोग फोर्स लगाएंगे। ये मास के ऊपर पॉइंट ए पर जो रखा होगा, सपोज ट्राइंगल एबीसी है, तो ए वाला भी फोर्स लगाएगा, बी वाला भी फोर्स लगाएगा और सी वाला भी फोर्स लगाएगा। जितने मासेस होंगे वो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। जैसे कि हम अभी ये रूम में इतने हैं, कितने हैं, 6 और 3 मतलब 6 और 1 7 हाँ 7। अच्छा, सो हम 7 लोग हैं, तो हम सातों के सातों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नजदीक में बैठा है वही लगा रहे हैं, या जो बहुत दूर है वही लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं। ये तो हमें पता ही है, हमने थियरी में भी डिस्कस किया था, जिसका मास है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद है ना। ओके, तो सब लोग लगा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो सेंट्रॉइड पे 2m मास रखा हुआ है उसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। ए ने लगाया, बी ने लगाया, सी ने लगाया, तीनों वर्टाइसिस पे मास रखे हुए हैं, वो तीनों फोर्स लगा रहे होंगे उस पे, ए मेरी साइड आ जा, मेरी साइड आ जा, तो वो किसकी साइड जाएगा, या फिर मतलब टोटल उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। डन, ये है पहला क्वेश्चन। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, या फिगर से समझो, फिगर दिए है ना, नहीं दिए नहीं, वो अंदर दी होगी वो अलग है, यहाँ लिखा है लिखा। अच्छा लिखा है तो बताता हूँ, नहीं तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर नहीं दी गिवन है तो ड्रॉ करनी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो न्यूमेरिकल में बोला है। अच्छा, वैसे है कुछ नहीं फिगर में, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी वापस ऐसे करने मत जाना, अगर ड्रॉ करनी पड़े तो 5 सेंटीमीटर के नीचे भी 5 नीचे भी, और टाइम जाएगा उसमें, ऊपर लिख दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस एज्यूमिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो समझ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत बड़ा छोटा चलता है तो ये, और ऐसा लिख दो फ्री हैंड डायग्राम ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा चलो, तो ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, 3 वर्टाइसिस पे लिख दिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड, तीनों 3 साइड, मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC है। ओके, लेंथ, और सेंट्रोइड G है, वहां पर डबल मास रखा हुआ है 2m। डन। अच्छा चलो इतना। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, अभी क्वेश्चन ये पूछा था कि ए भी जी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मेरी तरफ आ जा, बी भी बोलेगा मेरी तरफ आ जा, और सी भी बोलेगा मेरी तरफ आ जा। ओके, तो ये किसकी तरफ जाएगा, या फिर जाए ना जाए वो दूसरी बात है, लेकिन इसके ऊपर टोटल कितने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किसके ऊपर, ये जी भाई साहब के ऊपर। डन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट इज द फोर्स। फोर्स तो हमने अभी निकाल लिया, उसका जो भी आंसर आएगा। व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल, मतलब तुमने अभी कितना रखा था ऑलरेडी, तो नहीं हमने तो डबल थोड़ी रखा था, हमने तो m, यहां डबल है। ये क्या बोल रहे हैं, a पर जो मास रखा हुआ है उसको डबल कर दो, मतलब m का क्या कर देंगे, s के जैसा कर देंगे 2m। तो अगर m रखा है तो क्या होगा वो ढूंढना है, और दूसरे केस में 2m m 2m वो है, वो ढूंढना है। तो दोनों न्यूमेरिकल सेम ही हो गए, सिर्फ दूसरे में यहाँ पे मास चेंज कर दिया है, m की जगह 2m। बस आगे कुछ था क्या, डबल। टेक AG BG CG 1 मीटर। अच्छा, सेंट्रोइड तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल गिवन है 1 1 1। ओके, सीधी फिगर में बताया है क्या, नहीं बताया है। AG BG CG 1 मीटर, तो ये 2 मीटर क्या लिखा, 2 मास है यार, मीटर नहीं है। हाँ वही तो वो लिखा हुआ ही नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है,
और ये भी 1 मीटर है। इसका कुछ यूज होगा, देखेंगे आगे, होगा मोस्ट प्रोबेबल केस में होगा, देखते हैं। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया? इक्विलेटरल, फिर से एक बार फास्टली, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम, तीनों वर्टेक्सिस पे सेम मास रखा हुआ है, सेंट्रोइड पे उसका डबल मास रखा हुआ है, और बोल रहे हैं कि वो तीनों जो खींच रहे हैं सेंट्रोइड पे मास को, वो टोटल कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, पहला क्वेश्चन। दूसरा वही सेम क्वेश्चन लेकिन ए पर अगर मास डबल कर दे तो क्या होगा, वो पूछा है। डन, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहले ए फोर्स लगाएगा जी के ऊपर, फिर बी भी लगाएगा जी के ऊपर, फिर सी भी लगाएगा जी के ऊपर। तीनों ढूंढो और तीनों का सम कर दो, तो जी पे टोटल कितना फोर्स लगेगा वो पता चल जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, कैसे? ए फोर्स, ए पर जो मास है, छोटा सा मास m, वो लगाएगा 2m पे फोर्स, तो कोई होगा कुछ न्यूटन। अच्छा, कहां से निकाले? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना हमारे पास, Gm1m2/r², बस वही मार दो। ओके, तो Gm1m2/r² Ag के लिए, Gm1m2/r² Bg के लिए, और Gm1m2/r² Cg के लिए। तीनों निकाल लिए, तीनों का सम कर दो, जी पे टोटल कितना लग रहा है पता चल जाएगा। डन, ये बहुत इजी हो गया सर। इजी तो है लेकिन डायरेक्शन के साथ लिखना है। फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अंडरस्टूड? तो अदरवाइज तो सर जी m1, जी तो सेम ही है सबके लिए, जी तो है ही। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, वैल्यू याद है क्या किसी को? 6.34 × 10⁻⁻11। चलेगा, कोई बात नहीं। 6.67। ओके, हाँ चलेगा। ओके, सो अंडरस्टूड। तो सबके लिए सेम ही आएगा आंसर, तो सबके लिए सेम ही आएगा, आना ही चाहिए ना। क्यों? Gm1m2/r², m1 सबका सेम है और m2 भी सबका सेम है और डिस्टेंस भी सबका सेम है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो आंसर तो सेम आना चाहिए। सेम नहीं आएगा। क्यों सेम नहीं आएगा? डायरेक्शन की वजह से सेम नहीं आएगा। नहीं तो मैग्नीट्यूड अगर ले ले तो आंसर सेम आ जाएगा। फिर समझ में आया? क्योंकि g सबके लिए सेम, m1 सबके लिए सेम, m2 सबके लिए सेम, बाय r² 1 1 1 सेम, तो सेम आना चाहिए। लेकिन सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन के साथ फोर्स की वैल्यू लेनी। अंडरस्टूड? चलो तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के साथ फोर्स की वैल्यू लेना। अच्छा सबसे पहले ए की वजह से कितना लगेगा वो तो देखो, फिगर लाओ रे यार। हाँ, अच्छा, ए की वजह से कितना लगेगा, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं सिर्फ, तो कोई कंफ्यूज ना हो जाओ। F = G m1 m2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और r² जो लिखना हो। ओके, अब वही यहां पे लगाओ। ये है सपोज जी, ये जी तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी। m1 तो m1 तुमने ले लिया, ये तो ये रहा m1, m2 2m अपॉन r का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1। डन, समझ में आ गया? अच्छा, अब उसकी डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई लेकिन उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। अच्छा, तो ये जी को ए खींच रहा है, जी को ए खींच रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में खींचेगा? अगर जी को ए खींच रहा है तो ए खींच रहा है तो ए के पास ही जाएगा ना जी। अगर ए खींच रहा है, अगर मैं तुम्हें खींच रहा हूं तो तुम कौन सी डायरेक्शन में जाओगे? अगर मैं खींच रहा हूं तो मेरी तरफ ही आओगे, अगर कोई और खींच रहा है तो कोई और की तरफ जाओगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव, हमने देखा था। ओके, तो ये कहां जाएगा? तो भाई ऊपर जाएगा, और क्या ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो y डायरेक्शन है, तो y मतलब j कैप। डन, सिंपल था। ओके, j कैप यहां घुस जाता तो i कैप लिखते, और क्या। डन, अच्छा चलो, तो ये तो हो गया। b के लिए निकालो, b कहां है? ये रहा, तो b के लिए निकालो। देखो अब इसके लिए भी देखो, g m1 m है m1, m2 2m r² ये 1 मीटर था, r² 1 का स्क्वायर 1। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है तीनों का, डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसकी डायरेक्शन, सर ये तो इसको इधर खींचने वाला है, ये मैं, तुम लिखना हो तो लिखते जाना, मैं रब करता जाऊंगा। ऐसे ही करूं ना, या फिर अलग से लिखूं, चलेगा ना? ये थोड़ा फास्ट होगा इसलिए बोल। ओके, जो लिखना पड़ेगा वो तो मैं लिखूंगा ही, समझाऊंगा ही। ओके, देखो ये कहां से आया वो देखेंगे अब हम। हाँ, तो ये बात कहां से आई? पहले में तो हमने चिपका दिया कि j कैप, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। सर दूसरे में तो ये यहां आ रहा है b की तरफ,
ये कौन सी डायरेक्शन लिखे? अगर ये y होता तो हम j कैप लिखते, माइनस y होता तो माइनस j कैप लिखते, माइनस i कैप प्लस i कैप माइनस k कैप प्लस k कैप। ये तो कुछ और ही है, मतलब दोनों के बीच में है। जैसे कि ये x है ये y है, तो ऐसा हो तो दोनों के बीच में, तो एंगल वाला याद करो, वेक्टर को हम डिवाइड करते थे ना, जैसे कि ये है मेरा i कैप, ये है मेरा y कैप, मतलब आई कैप और जे कैप, सॉरी आई कैप और जे कैप। लेकिन मेरा वेक्टर इधर होता तो याद करो ये थीटा लेते थे, फिर इसका सपोज ये v है तो हम लिखते थे v cos थीटा, कौन सा है ये वाला, ओके, और ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। याद आया? वही फंडा यहाँ लगाना है वेक्टर में। नहीं ये बाहर नहीं आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, मतलब ऐसे 3D में ट्राइंगल एज्यूम करो तो वो ऐसे जा रहा है। अंडरस्टूड? ये रहा ट्राइंगल, देखो, ओके। तो यहाँ सेंट्रोइड में मास है, अब यहाँ जा रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, यहाँ जा रहा है। अंडरस्टूड? ओके। तो इसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो देखो सबसे पहले बेसिकली ये शायद बुक में से तुम्हें ना पता चले, अभी ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर जब तुम आंसर देखोगे, तो अच्छे से ध्यान देना। ओके, ये क्लीन किया। अच्छा, हमें पता है कोई भी पॉइंट हो, मैं अगर यहां से शुरू करके पूरा घूम के वापस यहां जाऊं तो कितना डिग्री घूमा मैं? 360 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, तो 360 डिग्री घुमा। अब से यहां से लेकर के ऐसे ही सेम वे में यहां आऊं तो 360 डिग्री घुमा, ऑब्वियस है। हाँ चलो, अभी ये 360 डिग्री जो गोल का ये 360 डिग्री है, उसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल क्लीन करो, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेम होंगे। डन? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अदरवाइज मैं कोई ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, ये लो, ओके, तो नहीं होंगे। तो ये एंगल देखो कितना बड़ा है, ये छोटा है, ये मिडल वाला है। समझ में आया? इक्विलेटरल है इसलिए इक्वल होंगे। अच्छा, इक्वल होंगे तो कितने होंगे? तो देखो ना, टोटल एंगल तुम्हारा 360 है, उसके 3 पार्ट्स कर दो तो कितना हो जाएगा? 120। डन? समझ में आ गया? और वैसे भी हमारी एक्स वाई जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 120 तो होता है। मतलब 120 मतलब 2D में उसको ड्रॉ करोगे तो, अदरवाइज एक्स और वाई के बीच में 90, वाई और जेड के बीच में 90, सब जगह 90 है। दो के बीच में 90 है। ये 3 की बात चल रही है, समझ में आ रहा है? 3 पूरा का पूरा ऐसे। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120 और ये एंगल भी कितना? 120। डन? अच्छा, अगर मैं ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, अभी तो वो स्टार्टिंग ही क्या न्यूमेरिकल, हम ये समझ रहे हैं, फिर मैं डायरेक्टली बता दूं। अगर सीधी लाइन ड्रॉ की और मेरा ये पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक का एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180, पता है हमें। यहां से लेकर के यहां एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180। इसको ही हम बोलते थे स्ट्रेट लाइन एंगल, 9th में देखते थे हम स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल कितना है? 180। यस, अच्छा चलो डन। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया? अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन में देखो, ये एंगल कितना होगा? 120। यहां से यहां तक का एंगल तो 120 होगा, ओके। और ये y कहाँ? ये रहा, ये एंगल, ये यार नहीं चाहिए था मुझे, छोड़ो उसको। ये है मेरा स्ट्रेट लाइन, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 120। यहां से लेके यहां तक का तो 120 है, याद है ना? अभी तो किया हमने। हाँ, जैसे कि अगर हम ऐसा ड्रॉ करें तो ये 360 के मैंने 3 पार्ट कर दिए, 120 120 120। डन? तो ये 120 है। अभी ये स्ट्रेट लाइन एंगल, तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180, उसमें से मैं 120 निकाल दो तो 180 में से 120 गया, मतलब कितना रहा? 60। अभी ये 60 कौन कौन सा है? एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों साइड सेम होगा। दोनों साइड सेम है तो ये भी 30 और ये भी 30। समझ में आया? ये 30 डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तुम्हें लाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये 30 कहां से लिखा? अब तो कुछ नहीं, अब तो हो जाएगा न्यूमेरिकल, लेकिन ये 30 कहां से आया समझ में आया?
क्या किया हमने, ये एंगल 120 है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है, उसमें से 120 निकाल दिया, तो हमारा बाकी बचा कितना 60। ये 60 एंगल कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन में से इतना निकल गया, तो बाकी कितना है, बाकी है ये और बाकी है ये। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60/2 कर सकते हैं, इक्विलेटरल है इसीलिए दोनों साइड सिमेट्री होगी, तो 60/2 कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा 30। मतलब ये एंगल भी 30 है, स्ट्रेट लाइन से ये एंगल भी 30 है और स्ट्रेट लाइन से ये एंगल भी 30 है। डन, समझ में आ गया? पक्का सबको? ओके चलो क्लीन कर दूं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब ये बी भाई साहब जी को अपनी तरफ खींचेंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो हमने निकाला कि ये एंगल कितना है 30। डन, तो ये एंगल 30 है, तो अभी ये जो वेक्टर है उसके दो वेक्टर्स बना दो, जो हम वेक्टर में पढ़े थे वो तो बना दो। एक तो मैंने बना दिया इस डायरेक्शन में और ये एक्स और वाई में ही तो बनाएंगे, तभी तो ये मिलेगा। डन, अगर मेरा वेक्टर ऐसे हो तो मैं कैसा बनाता, ऐसा और ऐसा। ओके, अगर मेरा वेक्टर ऐसा हो तो मैं ऐसा और ऐसा बनाता। अगर मेरा वेक्टर ऐसा है तो मैं ऐसा और ऐसा बनाता। ये एक्चुअली क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर मेरा वेक्टर ऐसा है तो मैं ऐसे बनाता, थर्ड क्वाड्रेंट व्हिच इज गिवन हियर, सर्कल का थर्ड क्वाड्रेंट। ओए भाई ये वाला। डन, ओके, ये हो गया 30। बस अब ये कौन सा होगा, तो ये मेरा हो जाएगा से ये जो भी होगी मेरी वैल्यू उसका cos 30 हो जाएगा, एंगल वाला cos कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा cos 30। लेकिन ये cos 30 कौन सा है, ये x है मतलब i कैप है, तो ये कौन सा है, माइनस i कैप है, ये माइनस हो गया। डन, और ये भी माइनस y में है और वो कितना है sin 30 j कैप, लेकिन ये भी माइनस। डन, तो इसलिए लिखा है माइनस i कैप cos 30 माइनस j कैप sin 30। समझ में आया? पक्का सबको? ओके चलो, तो बस आप वैल्यू पुट कर दो। cos 30 की वैल्यू नहीं √3/2। ओके, और sin 30 की 1/2। यस, ओके हाँ, तो वो लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। अब वापस दो हो गए, चलो अब तीसरे के लिए भी सेम। देखो क्या लिखेंगे, gm1 m2 अपॉन r²। तो g तो हमारा g है, ओके, फिर g तो है m1 है हमारा ये, m2 है हमारा ये, अपॉन r², ये तो 1 मीटर है तो नीचे 1 ही आएगा। तो अभी डायरेक्शन का वापस खेल है, तो डायरेक्शन के खेल में ये भाई साहब उसको इधर खींच रहे हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो एक कंपोनेंट हो गया ये वाला, दूसरा कंपोनेंट हो गया ये वाला। ये है पॉजिटिव x डायरेक्शन में मतलब i कैप, और वो एंगल वाला है मतलब cos 30 पॉजिटिव i कैप होगा, और ये होगा sin 30, लेकिन ये माइनस y में है तो माइनस हो जाएगा j कैप। डन, ओके, बढ़े आगे। ओके, सारी वैल्यू निकाली a b c की सारी वैल्यू निकाली, बस अब सम कर दो, मार दो। From the principle of the superposition and the law of vector addition, the resultant gravitational force Fr on 2m is, तीनों का सम कर दो, तो तीनों का सम करेंगे, ये क्या था gm1 m2 अपॉन r²। तो ये कहां से आया, अरे वहीं से आया है, देखो ये क्या है m, ये क्या है m, तो m इंटू m m²। तो ये क्या हो गया, नीचे का 1 भूल जाओ, अभी 1 ही तो है, तो 2gm², ये आया 2 कैपिटल G m², तो वही लिखा है देखो 2 कैपिटल G m², और फिर j कैप डायरेक्शन के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दो, देखो 2g m², ये भी आया, और फिर उसके साथ में क्या है cos 30 मतलब माइनस √3/2, और यहाँ पर 1/2 माइनस में। डन, वो वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर भी तो सारी वैल्यू अगर पुट कर दी, अभी देखो ये तीनों का सम कर दिया तुमने, यहाँ पर cos 30 i कैप पॉजिटिव है और यहाँ पर cos 30 i कैप नेगेटिव है, ये तो कट हो जाएगा, सारी वैल्यू प्लस ही की है ना तुमने, तो ये कट हो गया, और ये भाई साहब कट नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे, प्लस हो रहा है, हाँ तो ये कट हो गए और ये भाई साहब कट हो रहे हैं नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे -2j कैप sin 30, -1 होंगे ना, तो -2j कैप sin 30, लेकिन sin 30 तो 1/2 है, तो अगेन 2 कैंसल, जो -2 था वो अगेन 2 वैल्यू पुट करूं या समझ में आ रहा है ना?
ओके तो वो 2 2 कैंसिल, तो बाकी क्या रहा, खत्म, जे कैप हो रहा है खाली। अंडरस्टूड? ओके तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो इन्होंने इसीलिए करके ही नहीं दिया। ओके ये समझ में आ गया। फिर ये 2gm² और ये वैल्यू भी समझ में आ गई, तीनों का सम क्या है और वो बोला है इक्वल टू 0। सर ये कहां से आ गया, वैल्यू पुट करोगे तो 0 ही आएगा। देखो ये कर देता हूं भाई, तुम डोंट गेट कंफ्यूज। देखो ये है हमारा एक को खत्म, दूसरा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या होगा cos 30 माइनस √3/2। ओके तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो से माइनस 2gm² और इसकी वैल्यू है, ये माइनस मैंने लिख दिया है इसका, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, और cos 30 की वैल्यू √3/2। डन। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए क्या होगा, अगेन प्लस माइनस माइनस 2gm² और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो j कैप और ये कौन सा कैप था, आई कैप और ये 2। डन। दोनों समझ में आया? ओके अब देखो कट करते हैं, ये 2 कट, ये 2 कट। ओके अब ये नीचे वाले के लिए लिखते हैं, ये तो इसके लिए लिखा था, अब इसके लिए भी लिखते हैं, इसके लिए भी लिखो, तो क्या आएगा 2gm² और ये क्या आएगा cos 30 √3/2 प्लस माइनस माइनस, अभी 2gm² जे कैप, ये आई कैप है और ये जे कैप है, और sin 30 1/2। यहाँ भी कट करना हो कट कर दो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब सबका सम कर दो, तो देखो यहाँ पर प्लस में क्या है, 2gm² जे कैप है ये वाला। अच्छा यहां से क्या आया, तो यहां से आया gm² √3 आई कैप माइनस, और यहां पर gm² √3 आई कैप प्लस, तो प्लस माइनस तो गया, समझ में आया? ये प्लस आई कैप प्लस में है और वो आई कैप माइनस में है, तो ये कट, ये कट। ओके अभी यहां पर क्या बचा है, यहां पर बचा है माइनस gm² जे कैप। ओके और यहां पर क्या बचा है, माइनस gm² जे कैप। तो क्या बचा, ये दोनों का सम कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2gm² जे कैप। ये दो कहां से हो गए, ये एक और वो एक, दो हो गए। अच्छा ये है माइनस 2gm² जे कैप, और ये तो देखो ये वाला 2gm² जे कैप प्लस में और वो माइनस में, अगेन कट हो जाएगा, ये कट और ये कट, तो और कुछ रहा ही नहीं, तो 0। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखो, ये तो हमारा FGA की वैल्यू थी 2gm² जे कैप। अच्छा FGB की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू ये रही, ये इतनी वैल्यू रही, इसको सॉल्व हमने यहां किया। ओके फिर ये जो थर्ड वाली है, ओके ये वैल्यू जो है उसको सॉल्व हमने यहां किया। ओके अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो पूरा कट हो गया। अब मेरे पास बचा ये टर्म और ये टर्म, और ये फर्स्ट वाला तो है ही, ये दो टर्म बचे। ये दो टर्म का आंसर क्या आया, माइनस gm² जे कैप, और ये भी माइनस gm² जे कैप, मतलब टोटल करेंगे तो माइनस 2gm² जे कैप। ये दोनों का ये आया, और पहला तो था ही GA का 2gm² जे कैप, तो ये माइनस 2gm² जे कैप प्लस 2gm² जे कैप कट हो गया, तो कुछ रहा ही नहीं, तो 0। पक्का समझ में आया? श्योर? या फिर करके बताऊं? आ गया ना? श्योर? अच्छा दैट्स इट। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा उसके ऊपर, 0 लगा। क्यों 0 लगा? अरे सब लोग एक ही फोर्स से खींच रहे थे, मतलब अब जैसे वो टग ऑफ वॉर, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 और सारे इक्वल पावर वाले, तो सेम फोर्स से ही खींच रहे हैं, तो फिर तो 0 ही होगा। समझ में आ गया? ओके अल्टरनेटिवली वन एक्सपेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दैट, अच्छा सिमेट्री से भी देख ही सकते हैं हम कि अगर तीनों साइड से सेम फोर्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल है और खींच रहे हो तो कुछ होने वाला नहीं। जैसे कि ऐसे हम सिमेट्री से खींचे, इस साइड से भी खींच रहा हूँ, इस साइड से भी खींच रहा हूँ, सेम फोर्स से, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सेम फोर्स है इसलिए सिमेट्री। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके तो वही चीज बताई गई है, 0। अभी दूसरा केस तो सेम एग्जांपल, लेकिन करना क्या है, 2 लिख देना है। कहां पर, ए वाले में मतलब कहां पर, यहां पर। ये सब क्लीन कर दूं? अच्छा चलो, या फिर यहाँ जरूरत तो पड़ेगी, हमें जरूरत तो पड़ेगी ऑब्वियसली, तो रहने देते हैं। ओके अब देखो हमने क्या किया, जो ए पर था उसका डबल कर दिया,
तो जीए निकालो, ये रहा जीए, ये जीए की वैल्यू अब ये नहीं है, अब वो चेंज हो गई, क्या हो गई निकालते हैं, देखो कलर लाओ वाला, जी m1, m1 अब क्या है, m नहीं है, वो 2m है, तो हो गया 2m, m2 तो 2m ही है अपॉन आर स्क्वायर, वो तो वही है 1, और जे कैप ही होगा, डायरेक्शन तो वही होगी, तो जे कैप। तो अब क्या है तुम्हारे पास, 2 2 4m स्क्वायर, तो ये है 4m स्क्वायर जी, ये पहले क्या था 2gm स्क्वायर, और अब हो गया है वो 4gm स्क्वायर, डन। अब ये पूरा बाकी का तो जैसा है वैसा ही होगा, वहां तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, तो FGB जो था वही होगा, FGC जो था वही होगा, तो ये FGB के लिए था, ये FGC के लिए था, दोनों को हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर था -2gm स्क्वायर जे कैप, और वो हमारा यहाँ पे कट हो जा रहा था इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, लेकिन अब कट नहीं होगा क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं आ रही, हमारी अभी 4 वाली वैल्यू आ रही है, तो देखो हमारे पास जे कैप, दोनों जे कैप ही है, ओके, तो gm स्क्वायर और ये gm स्क्वायर, तो वो तो सेम ही हो गया, तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, खत्म न्यूमेरिकल, अंडरस्टूड। पहले सेम था तो कट हो जा रहा था, अभी सेम नहीं है तो बचेगा हमारा कितना, यही बचेगा, लेकिन प्लस में 2gm स्क्वायर जे कैप, मतलब अगर हमने a पर 2m मास लगा दिया तो हमारा सेंट्रोइड वाला जो g है ना उसको खींच लेगा ऊपर, क्यों, क्योंकि इतना वो जीरो नहीं आ रहा है, अब भले ही b और c पॉइंट खींच रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट से खींचने वाला थोड़ा बढ़ गया है, डन, समझ में आया, तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल छोटा सा, अंडरस्टूड, चलेगा ना, हाँ, ओके, तो ये देखो हमारा आंसर आ गया 2gm स्क्वायर जे कैप, समझ में आ गया, अभी कुछ लिखा है तो पढ़ भी लेते हैं, फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ एंड अ पॉइंट मास is not directly applicable, हाँ तो वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा obviously, each point mass in the extended object will exert a force on the given point mass and the force will not all be in the same direction, we have to add up these forces vectorially for all the point masses in the extended object to get the total force, this is easily done using the calculus, for टू स्पेशल केसेस अ सिंपल लॉ रिजल्ट, हाँ तो वो सब तो हमने थियरी में देख लिया है, लेकिन ये आंसर समझ में आ गया, पहला आंसर क्या आया, पहला आंसर 0 आया क्योंकि सब लोग सेम मास वाले खींच रहे थे, और फिर ये ए पे डबल मास कर दिया, 2 लोग खींच रहे हैं, ए पे 1 लोग था, अभी 2 लोग खींच रहे हैं, तो अभी क्या होगा, वो हमारा जो जी पर जो मास रखा हुआ है वो ए की तरफ खींचा चला जाएगा, क्यों, ये लोग तो खींच रहे हैं फिर भी ये ए की तरफ जाएगा क्योंकि ये लोग जो फोर्स से खींच रहे हैं उससे डबल मास से ये अकेला खींच रहा है, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, ओके, तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल।